तमिलनाडु की राजनीति में एक एक बहुत ही अनोखी बात है ना? हाँ, मतलब वहाँ सिनेमा और सत्ता का जो रिश्ता है, वो कहीं और देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल। एमजी रामचंद्रन से लेकर जयललिता तक यहाँ सुपरस्टार्स सिर्फ एक्टर नहीं रहते, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और अब लगता है उसी लिस्ट में एक और बड़ा नाम जुड़ने वाला है, थलपति, मतलब जनरल सी जोसेफ विजय। हाँ, 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी तमिलनागा वेट्री कशगम यानी टीवीके लॉन्च की और एक बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि उनकी आने वाली फिल्म जननायक, उसके बाद वो पूरी तरह से फिल्में छोड़ देंगे, सिर्फ राजनीति करेंगे। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। ये जो सियासी छलांग है, इसके पीछे की कहानी क्या है और सबसे जरूरी, इसमें चुनौतियां क्या हैं? हाँ, तो शुरू करते हैं उनके सबसे बड़े फैसले से। ये जो फिल्में पूरी तरह से छोड़ने का फैसला है, ये तो सीधा सीधा एमजीआर और जयललिता वाला फॉर्मूला रखता है। हाँ, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। देखिए, तमिलनाडु की राजनीति में आप आधे अधूरे मन से नहीं आ सकते। मतलब जैसे कमल हासन कर रहे हैं, फिल्में भी और राजनीति भी। बिल्कुल। और उन्हें चुनावी सफलता भी मिली तो बहुत सीमित। विजय ने शायद उसी इतिहास से सबक लिया है। तो ये सिर्फ एक अचानक लिया गया फैसला नहीं है। कतई नहीं। इसकी वैचारिक जमीन तो वो पिछले 10 साल से अपनी फिल्मों के जरिए तैयार कर रहे थे। अच्छा, ये बात तो बहुत दिलचस्प है। आप उनकी पिछली फिल्में देखिए, जैसे कत्थी में वो किसानों के लिए लड़ते हैं, सरकार में वो चुनावी धांधली के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हाँ, सही कहा। वो सिर्फ फिल्में नहीं थी, वो एक तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। सही बात है। वो धीरे धीरे एक मसीहा की छवि गढ़ रहे थे, एक ऐसा हीरो जो भ्रष्ट सिस्टम से टकराता है, जो सामाजिक न्याय की बात करता है। और उनके जो फैन क्लब्स हैं, वो तो पहले से ही एक तरह के जमीनी नेटवर्क का काम कर रहे थे। बिल्कुल। वो सालों से चैरिटी का काम करके एक जमीनी नेटवर्क में बदल चुके हैं। और इसी पूरी इमेज को उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म जननायकन में मानो कैश कर लिया है। हाँ, उसके डायलॉग तो सीधा सीधे राजनीतिक भाषण है। मैं लूटने नहीं, सेवा करने राजनीति में आया हूँ। तो ये फिल्म अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये उनका पहला राजनीतिक भाषण है, बस बड़े पर्दे पर। सही कहा। और वो सिर्फ पर्दे पर नहीं, अपनी रैलियों में भी सीधे सत्ताधारी डीएमके और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर निशाना साध रहे हैं। और खुद को प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ भी खड़ा कर रहे हैं। हाँ, विश्लेषकों का मानना है कि वो राज्य के उन युवाओं को टारगेट कर रहे हैं जो 50 सालों से चली आ रही द्रविड़ पार्टियों की राजनीति से एक नया विकल्प चाहते हैं। ठीक है, ये तो हुई उनकी ताकत की बात। लोकप्रियता है, एक तैयार इमेज है और जमीनी नेटवर्क भी। लेकिन सिर्फ इसके दम पर तो चुनाव नहीं जीते जाते। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या नजर आती है? यहीं पर असली चुनौती शुरू होती है। देखिए, जैसा राजनीतिक विश्लेषक सुमन सी रमन कहते हैं, विजय का जो मंच है, भ्रष्टाचार का विरोध, सामाजिक न्याय, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसमें गहराई नहीं है। उनके पास कोई ठोस घोषणा पत्र या कोई इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं है। और पार्टी में उनके अलावा कोई दूसरा बड़ा चेहरा भी नहीं है। बिल्कुल। ये पूरी तरह एक वन मैन शो है। और वन मैन शो का सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि अगर उस एक व्यक्ति की छवि पर कोई दाग लग जाए तो पूरी पार्टी बिखर जाती है। और वो दाग सितंबर 2025 में बहुत गहरे तरीके से लगा। आप करूर में हुई रैली की बात कर रहे हैं? हाँ, उस रैली में जो भगदड़ मची, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 40 लोगों की मौत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। वो उनकी पार्टी की संगठनात्मक तैयारी पर एक बहुत गंभीर सवाल था। सिर्फ तैयारी ही नहीं, संकट में उनके नेतृत्व पर भी। एक मसीहा की छवि बनाने वाले नेता के कार्यक्रम में अगर ऐसी भयानक अव्यवस्था हो तो जनता का भरोसा जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस घटना ने यकीनन उनके विरोधियों को एक बड़ा मौका दे दिया होगा। बिल्कुल। डीएमके के प्रवक्ता ने तो तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि तमिलनाडु ने कई विजय देखे हैं। तो मतलब अब वो इस त्रासदी को उनकी अनुभवहीनता के सबूत की तरह पेश कर रहे हैं। हाँ, तो अब स्थिति ये है कि एक तरफ उनकी जबरदस्त लोकप्रियता है, जो किसी भी फिल्म रिलीज को एक बड़े इवेंट में बदल सकती है। हाँ, और दूसरी तरफ है अनुभवहीनता, एक कमजोर संगठन और करूर त्रासदी का वो भयानक दाग। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या सिनेमा के पर्दे पर गढ़ी गई एक मसीहा की छवि तमिलनाडु के बेहद मुश्किल और बेरहम चुनावी मैदान में टिक पाएगी? दर्शक सिनेमा हॉल में तालियां और सीटियां जरूर बजाएंगे, लेकिन क्या वही हाथ वोटिंग मशीन का बटन भी दबाएंगे? ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। जब कोई नेता अपनी पूरी पहचान ही एक नैतिक सुधारक के तौर पर बनाता है, तो क्या जनता को सिर्फ उसकी छवि पर भरोसा कर लेना चाहिए, या आज का वोटर एक ठोस और विस्तृत योजना की भी उम्मीद करता है?